नेशनलिज्म फेज सेकंड का है ना, आधुनिक राष्ट्रवाद। मॉडर्न नेशनलिज्म, इसी को हम बोलते हैं ये हो गया राष्ट्रवाद सेकंड फेज का, ठीक। आधुनिक राष्ट्रवाद कहेंगे, इसे भारतीय पुनर्जागरण भी कहते थे ना, भारतीय पुनर्जागरण। ये रोड मैप बनाएंगे, इसी पे हम चलेंगे पूरा। पृष्ठभूमि बना लेंगे एक, निर्धारक तत्व, प्रभाव बनाम प्रतिरोध, प्रभाव बनाम प्रतिरोध। आंदोलन के स्वरूप, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा, प्रार्थना सभा और स्वामी विवेकानंद का क्या था, परमहंस मंडली, इसमें आ जाएंगे राजा राम मोहन, प्रार्थना सभा MG रानाडे, और कौन थे इसमें प्रार्थना सभा में? एक व्यक्ति और कौन था? नहीं, दयानंद सरस्वती वहाँ का। परमहंस मंडली तो अपने ये हुए ना विवेकानंद। पाश्चात्यवादी प्रेरणा यंग बंगाल आंदोलन, पाश्चात्य परंपरावादी और ये पुनरुत्थानवादी। परंपरावादी प्रेरणा से ये तो था हिंदुओं में, ठीक है, ये था हिंदू के लिए। एक ऐसे मुस्लिम संप्रदाय में भी होगा परिवर्तन। मुस्लिम संप्रदाय में क्या क्या परिवर्तन हुए थे इस समय?
अलीगढ़ आंदोलन पढ़ते हैं इसमें हम। अलीगढ़ आंदोलन कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का सूत्रपात करता, इन्हीं को करना है आज हमने। और हम फिर पारसी में देखते हैं। पारसी में सुना है ये नाम, रहनुमाई माजद यासन सभा। रहनुमाई माजद यासन सभा। फिर सिखों को देख लेंगे। सिखों में इसमें सिंह सभा और अकाली आंदोलन। सिंह सभा प्लस अकाली आंदोलन। पुनरुत्थानवादी। हिंदुओं में दयानंद सरस्वती का क्या था? आर्य समाज। और थियोसोफिकल सोसाइटी। मुस्लिमों में जो था बहावी आंदोलन और देवबंद स्कूल प्लस देवबंद स्कूल। फिर सिखों में आ जाएंगे। सिखों में कूका एवं नामधारी आंदोलन। कूका एवं नामधारी आंदोलन। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे महिला उत्थान कार्यक्रम। महिला उत्थान आंदोलन मतलब जो महिलाओं के लिए आगे से आए थे ना, जैसे पंडित रमाबाई और ज्योतिबा फुले की जो वाइफ थी वगैरह, वो सारे उनको सब पढ़ना होता है। तो ताराबाई शिंदे, पंडित रमाबाई, इन सब के बारे में पढ़ना है जो उस समय की समाज सुधारक कुछ महिलाएं हुई हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो दलित उत्थान के लिए कार्य हुए हैं। दलित उत्थान आंदोलन, इसमें पेरियार, नायकर वगैरह आएंगे हमारे, ज्योतिबा फुले, इनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं इनके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद, जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, ये अपने साथ आज़ादी के साथ, आज़ादी एंड जिसे संप्रदायवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद दोनों साथ साथ चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो। और जो लास्ट में 1947 तक भारत के विभाजन तक चलेगा। तो इसको बनाओ। आज का पूरा दो क्लास से 3 क्लास इसी में चलेगी पूरी। मिस्टर वैलेंटाइन लिख लो यार। उर्दू में थोड़ा सा लिखा है, हिंदी में आप लोग देखिए। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना आपको? तो तुमको क्यों नहीं आ रही है? यस, उत्थान। माजदयासन, रहनुमाई माजदायासन, माजदयासन सभा। वो थे ना हमारे दादा भाई नेरोजी फुरदा खां, ये सब इसमें आएंगे। पारसी सुधार आंदोलन है वो। अच्छा, इधर देख नहीं रहा है? ये महिला उत्थान का कार्यक्रम चलेगा, ये दलित उत्थान का कार्यक्रम।
ब्लू लाइट शो हो रही है ऑन द फ्रंट ऑफ मोबाइल, देखो जरा। यार उतार लो यार तुम बिल्कुल। हाँ। कहाँ उतारा है देखो। ये वाला भी उतार दिया ना पूरा। ये सब इनके बारे में पढ़ना है अंदर। हाँ, बहुत काम की चीज़ है। ये एरिया ऐसा है ना पूरा मॉडर्न इंडिया का जो पूरा समझने वाला है। यहीं से वो नींव पढ़ने वाली है जो आगे कांग्रेस को जन्म देगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने वाली है जस्ट अब। तो ये पूरी पृष्ठभूमि बनाएगी और यही पृष्ठभूमि बनाएगी कि आगे कैसे संप्रदायवाद को हमारा बल मिल रहा है, समाज सुधार के साथ डिवाइड एंड रूल कैसे काम कर रहा है अंग्रेजों का। तो इसको ढंग से समझना है थोड़ा। आप लोग मेरे साथ चलिए। ना ना, ये अलग सी चेंज आ रही है, मेरे लिए जगह नहीं बची तो इसी के नीचे लिख उधर। जैसे 3 ये बनाए तो ये चौथा मान लो और ये वाला 5वां मान लो, ठीक है। नहीं समझ में? हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग है ना। जैसे ये चल रहा है पाश्चात्यवादी प्रेरणा से पाश्चात्य, ये 3 तो मैंने बनाए हैं, चौथा 5वां इधर जगह नहीं थी, मैंने लिख दिया। क्या हुआ, तुमने लिख दिया? तो कोई नहीं, अपने हिसाब से बना लेना वहाँ पे। इसमें सारे आएंगे ना, महिलाओं ने जो जो महिला उत्थान कार्यक्रम हुए हैं, जैसे स्त्री पुरुष तो तुलना करके बुक है, वो उस बुक का नाम आता है, पंडिता रामाबाई ने लिखी थी वो। तो उन सबको पढ़ना हमने यहाँ। पारसी में है, कहाँ पे लिखा मैंने पारसी? ये रहनुमाई माजदयासन सभा, ये एक उनकी पार्टी थी जो समाज सुधार के लिए काम करते थे ना। जैसे यहाँ राजा राम मोहन राय हैं, तत्वबोधिनी सभा हो गई इनकी, ब्रह्म सभा हो गई, इनके माध्यम से कार्य कर रहे थे। वैसे पारसी सुधार में ये कर रहे थे। हाँ, क्या पूछना? हाँ, मृतक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीवित से। अच्छा, बताना है, ठीक है, उसको कर लेते हैं। मैंने ये तथ्य क्यों दिया था, इसको थोड़ा समझाएं तो। रोमन एम्पायर में एक जूलियस सीजर नाम का किंग हुआ, ठीक। और वो जो किंग है वो सपोर्ट करता था मोनार्की को, ओके। और रोमन एम्पायर में चलती थी रिपब्लिकन, वो रिपब्लिकन सिस्टम था, ठीक है। लेकिन वहाँ का सिस्टम थोड़ा ऐसा हो गया था कि वहाँ डिमांड, वहाँ इस चीज़ का रिक्वायरमेंट था कि यहाँ क्या होना चाहिए, मोनार्की, एक राजा की ज़रूरत थी। तो एक ऐसी विचारधारा फैलाने में काम कौन कर रहा था? ये जूलियस सीजर, ओके। तो जूलियस सीजर को तो उसके दोस्तों ने, जो रिपब्लिक के सपोर्ट में थे, उसका सगा दोस्त था एक, है ना, खास मित्र, उसने उसको मरवा दिया। लेकिन जैसे ही उसका डेथ होता है जूलियस सीजर का, तो इन्होंने असैसिनेशन हो गया उसका, उसके दोस्तों के द्वारा। तो जिस दिन उसका वो नहीं होता है अंतिम संस्कार, जो भी होता है क्रिश्चियनिटी में, तो उस दिन उसके जो प्रिय मित्र था, एक 2 मित्र थे ना, एक ने तो उसको मरवा दिया, दूसरे ने इस बात को छेड़ दिया वहाँ कि ये तो वो चाहता था क्या, मोनार्की लाना चाहता था, इसको तो असैसिनेशन, इसको कॉन्स्पिरेसी से मार दिया गया है। तो ऐसे वो पूरा देश में पूरा भड़क गया, तो उसका वो जो दोस्त था वो राजा बना फिर। तो जीवित सीजर जो नहीं कर पाया, वो उसके मरने के बाद वो अपने आप हो गया। सेम ऐसी कार्ल मार्क्स के बारे में भी कहा जाता है ना। कार्ल मार्क्स जब तक जिंदा था वो रोज सोचते रहा क्रांति होगी होगी होगी, लेकिन उसके मरने के 50 साल बाद उसको वो रूसी क्रांति दिखाई देती है। तो ये था। अब इसको मैं यहाँ लिंक इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि 1857 की क्रांति तात्कालिक जो हुई थी, आपने देखा ना, वो सब दबा दिए गए सारे विद्रोह, ठीक है। पहले इस बात को समझो कि 1857 की क्रांति को क्रांति कहना सही रहेगा या उसको विद्रोह कहना सही रहेगा। इन शब्दों से आप परिचित हो? 2-3 शब्द लिखता हूँ मैं, देखो थोड़ा। एक मैं लिख रहा हूँ विद्रोह, एक है
क्रांति और एक है आंदोलन। तीन चीज़ें होती है ना। अब 1857 में कौन सा शब्द हम फिर बैठे हैं, ये है थोड़ा इसमें डिबेट। 1857 को विद्रोह बोलूँ, मैं क्रांति बोलूँ या आंदोलन बोलूँ, तो यहाँ पर डिबेट है हिस्टोरियन में, ठीक। विद्रोह का मतलब होता है अचानक, जैसे ज्वालामुखी आता है, अचानक फूटा फिर शांत हो गया, इसलिए इसको ज़्यादातर आपने देखा होगा, इसको विद्रोह बोलते हैं, 1857 का विद्रोह। ओके। अब क्रांति का मतलब होता है किसी एक फिक्स विचारधारा के माध्यम से व्यापक जो परिवर्तन आने की क्षमता रखता है। जैसे फ्रांस की क्रांति पड़ी थी, फ्रांस की क्रांति ने क्या पैदा किया, ये देखो पूरा राष्ट्रवाद, आधुनिकता, इन सबको पैदा किसने किया, क्रांति ने। तो क्रांति का काम क्या होता है, एक स्पेशल विचारधारा के माध्यम से व्यापक स्तर पर पूरे विश्व को प्रभावित करना, दैट इज क्रांति। ओके, नहीं समझे? यस, व्यापक स्तर पर बदलाव करना, क्योंकि विद्रोह का काम क्या है, एकदम वो भी बदलाव के लिए आ रहा था, लेकिन वो स्टैंड था, ज्वालामुखी टाइप का, अभी आया फिर शांत हो जाएगा। आंदोलन होता है जो क्रमिक रूप से अपनी अधिकारों की डिमांड के लिए हम लोग करते हैं। तो आंदोलन, ये सारे आंदोलन है, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट टाइप का कर रहे हैं। देखो तब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 1900 के साथ आंदोलन लिख दिया वहाँ पर। तो इन शब्दों को जरा ध्यान से समझना है, ठीक है, कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। 1857 की क्रांति कहना उचित रहेगा या उसको विद्रोह कहना उचित रहेगा, वो आपके सामने है। तो इसका जो महत्व मैं बता रहा था, तात्कालिक रूप से तो ये विद्रोह के रूप में आया था, शांत हो गया था, क्योंकि हमने देखा ना कि अलग अलग अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे 1857 के विद्रोह को दबाना शुरू कर दिया था। जैसे कैंपबेल ने दबाया, है ना, इधर हडसन आया था, ऐसे बहुत सारे आए ना अलग अलग, उन्होंने इसको दबाने का प्रयास किया, तो उतना सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन अब देखो यहाँ ये जो हो रहे हैं क्या, 19वीं सदी के सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन, ये अपने आप नहीं हो रहे हैं, इनका जो बैकग्राउंड बनाया वो 1857 की विद्रोह नहीं बनाया। देखो 1857 में क्या हो गया, विद्रोह हो गया है, यहाँ स्टार्ट हो गया क्या, धर्म सुधार पर काम होने लग गया। 1885 में हम क्या बना देंगे, कांग्रेस, हमारी राजनीति में पकड़ बन रही है। ओके, तो इनडायरेक्ट ये फायदा हो रहा था, बस इतना ही कहना चाह रहा था, ठीक है, ये महत्व था। बाकी मैंने आपको जो लिखने के लिए दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, उसको याद कर लेना। बताओ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने बोला है 1857 की क्रांति को? बी डी सावरकर। नहीं पढ़ा बी डी सावरकर के बारे में? बी डी सावरकर के बारे में मैं आगे फिर पढ़ाऊंगा, जब 1857 की विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ बनाई जा रही थी 1907 में, लगभग 1907 में तो बनाएंगे, उसी साल हमारी वो स्प्लिट होती है क्या, कांग्रेस, गरम दल और नरम दल में। बी डी सावरकर ने क्या लिखा है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये बुक लिखा था उसने। ऐसा था ना, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माने ना माने, इस पर भी डिबेट था ना, तो इस व्यक्ति ने पहली बार इसको मान्यता दी, हाँ ये स्वतंत्रता संग्राम था, बी डी सावरकर ने, ठीक। इसके बारे में आगे पढ़ना हमने फिर, ये आपने नोट कर लिया ना सबने। अब इसको वन बाय वन थोड़ा अनफोल्ड करेंगे, और कुछ पूछना है इसके जो इससे पीछे का छोटा 1857 की क्रांति से कोई चीज़ अगर छोटी है तो पूछ लेना, ठीक है, पूछना क्या, बाकी तो उसमें सब रटने जैसा है, बाकी मैंने मूवी बना के आपको दे दिया है। कल एक वेब सीरीज का पार्ट आ गया था, देख लिया? कल क्या हुआ था यहाँ, डांस किया था मैंने, भारतीय पुनर्जागरण को समझना थोड़ा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप लोग राष्ट्रवाद से परिचित हो गए हैं? कुछ भी नहीं समझा क्या राष्ट्रवाद में? क्या समझे राष्ट्रवाद से आप लोग? हाँ, उत्पन्न हो जाता है, हाँ, अपने आप हो रहा था, हाँ। मैंने फिर आपको एक दो विचारक बताए होंगे, ऐसा कौन सा विचारक था जिसने बोला था कि राष्ट्र होते नहीं है, मनाए जाते हैं, उनको बनाया जाता है, एंडरसन। और जो इधर था उसका नाम क्या बताया था, जॉन स्ट्रेची, उसका क्या स्टेटमेंट था, भारत कभी न राष्ट्र था ना हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, क्षेत्रीय विभाजन। ओके, ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो अपनी बात हमने फिर यहाँ भी वहीं से शुरू करना है। मैंने फिर आपको बताया था कि भारत में जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हो रहा है वो ब्रिटिश जो औपनिवेशिक सरकार है इसके विरोध के एवज में हुआ था, विरोध किया था ना। अब
हर काल में जो सोसाइटी होती है उसमें डिवीजन रहता है। डिवीजन समझते हो ना, एलाइट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पूरा एक हायरार्की बनी रहती है समाज में। तो इंडियन सोसाइटी में जो एक हायरार्की था उसके अकॉर्डिंग जब अंग्रेजों के प्रति विद्रोह निम्न वर्ग में आएगा, सबसे पहले हमने बात किया था ना, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोटेशन किसका होता है, जो निम्न वर्ण है। तो जब निम्न वर्ग में एक्सप्लोटेशन हुआ तो हमने फर्स्ट आद्य राष्ट्रवाद पढ़ लिया। आद्य राष्ट्रवाद में 3 चीज़ें पढ़ी थी, नागरिक विद्रोह, जनजातीय आंदोलन, किसान। फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल क्या है, डार्विन का सुना ये? मत्स्य न्याय, चलो इसको छोड़ो, मत्स्य न्याय पढ़ा? मत्स्य न्याय क्या होता है? हाँ, नहीं सुना हो। मत्स्य न्याय का मतलब है जिसमें ताकत होगी वो जिएगा, जिसमें ताकत नहीं होगी वो जीने के लायक नहीं है। उसको मैं नहीं दबाऊंगा तो अगला व्यक्ति उसको वो कर देगा, डिनोमिनेशन कर देगा उसका। वो रूल है प्रकृति का ना, प्रकृति के रूल। जैसे फिजिक्स का रूल है ना, तुम्हारे सिर में पानी डालूंगा तो नीचे गिरेगा, ऊपर थोड़ा जाएगा, वैसे ही। तो कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं और ये हर काल में आपको मिलेगा, ये डिवीजन सोसाइटी में डिवीजन मिलेगा। तो इस काल जब ब्रिटिश सरकार, तो मतलब जैसे उनका दमन हो रहा है तो ये साइंस का एक बार नियम भी तो एक्शन और रिएक्शन, तो ये उस हिसाब से वैसे काम करेंगे। अगर हम किसी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते कोई दूसरी ताकत फिर यस, तभी तो क्रांतियाँ हो रही भारत में, नहीं होंगी अब। भगत सिंह आएंगे, चंद्रशेखर आएंगे, उसको आएंगे, ये सब पढ़ना है हमने फटाफट। तो जब निम्न वर्ग के पास विरोध करने का मौका मिला तो हमने ये सारे जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और इन चीज़ों को देखा था, जिसे मैंने आद्य राष्ट्रवाद बोला। हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं इसको आधुनिक राष्ट्रवाद, लिखा है ना, मॉडर्न नेशनलिज्म। आधुनिक राष्ट्रवाद की जड़ें तब मिलेंगी जब आंदोलन किसके द्वारा किया जाएगा, विद्रोह कौन करेगा, मध्य वर्ग। अभी तक मध्य वर्ग की एंट्री नहीं हुई थी, अब मध्य वर्ग क्या करेगा, अंग्रेजों का विरोध करने लग जाएगा। तो यहाँ से हम अपनी पृष्ठभूमि शुरू करते हैं। थोड़ा एक चीज़ समझेंगे, कहाँ पर बनाया जाए, यहीं पे देखो थोड़ा। ये है मानो देश, ओके। इसमें मैंने खींचा, ये पहले से था ना, ये पूरा ओपन है। ये है राष्ट्र। थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ जो मैंने ये कट फट किया है ना, ये है बैरियर्स। कैसे बैरियर्स, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, ओके। किसी देश में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर देश को राष्ट्र बनाऊंगा तो ये सारी असमानताएं नहीं होंगी। यही तो मैंने प्रूव किया था राष्ट्रवाद में, ये तो समझा था। जब मैं ये सारे बैरियर्स तोड़ दूंगा, बैरियर कौन कौन से हैं, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मेरा नेशन, दैट बिकम नेशन, ओके। हमने राष्ट्रवाद को क्या सीखा था, अपनेपन का भाव। अपनेपन का भाव ही हमको जोड़ने का प्रयास करेगा, और वो तब जुड़ेगा जब मैं ये नहीं सोचूंगा कि आप एससी में हो, मैं ब्राह्मण हूँ, या फिर आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, या फिर आप कुमाऊँ के हो, मैं गढ़वाल का हूँ। ऐसा नहीं सोचूंगा, तब मेरे अंदर राष्ट्र की भावना आ पाएगी। और इंडिया में इस भावना को लाने का प्रयास किसने किया था, वो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी को पुनर्जागरण बोला था हमने, यूरोप में पढ़ा था पुनर्जागरण। यूरोपीय पुनर्जागरण ने क्या किया था, आधुनिकता को लाया, ठीक, आधुनिकता को तो लेके आया था। तो यहाँ भी वही काम होगा। तो इंडिया में जो देश को राष्ट्र बनाने का काम किया वो किसने किया, भारतीय पुनर्जागरण ने। इसी को मैं भारतीय पुनर्जागरण बोलूँगा। और पुनर्जागरण के कुछ कारण रहेंगे। अब उन कारणों में क्या क्या होगा, खुद सोच पा रहे हो कुछ। इंडिया का देखो, इंडियन जो सोसाइटी है, इसका रिलेशन बना किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। ब्रिटिश मतलब यूरोपियंस पहले से आ रहे थे ना। कौन सबसे पहले कौन आए थे, यूरोपीय, पुर्तगाली, डच, पढ़े ना एक एक करके हमने। तो वो सारे लोग जब इंडिया में आ रहे हैं तो उन्होंने हमारे भारतीय जो संस्कृति है इसको इम्पैक्ट किया होगा। किसी की शादियाँ हुई होंगी, कल्चर का तो होता है ना आदान प्रदान, तो उसका प्रभाव हमारे यहाँ पर दिखाई देगा द्वितीय चरण के राष्ट्रवाद में। कैसे दिखाई देगा, हमने सबसे पहले पढ़ा था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर प्राच्यवाद।
प्राच्यवाद पढ़ा था ना, इसीलिए कहा था मैंने सारी चीज़ें आगे काम आएंगी। प्राच्यवाद क्या था? हमारे पुराने ग्रंथों को समझना, उनको पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहला प्रयास वो प्राच्यवाद का प्रभाव, जो क्या करेगा, पुनर्जागरण का प्रभाव है, बता रहा हूँ, ठीक। दूसरा अंग्रेजी शिक्षा का आना, और क्या हो सकता है, प्रिंट मीडिया, प्रेस, कार्टोग्राफी लिखवाई थी ना पर्सन। और क्या हो सकता है, यातायात को सुगम बना देना। वो सारा क्या कर रहा है, जोड़ने का प्रयास कर रहा है ना आपस में। नहीं समझ पा रहे हो क्या क्या बता रहा हूँ? राष्ट्र बनाता है ना धीरे-धीरे यस। लोग ये कैसे राष्ट्र बनाने के लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं। आप इस ऐसा है, ब्रिटेन के पास पहले से राष्ट्रवाद था ना। यस, क्योंकि राष्ट्रवाद यूरोप में आ कब गया है, फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति का टेन्योर क्या था, 1789। 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो ब्रिटेन में भी ऐसा जैसे दमन करते होंगे जैसे कि यस। भारतीयों को करा। यस, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म बताया था ना। अच्छा अभी तक होता है वहाँ ऐसा कुछ? और क्या, वहाँ पे फ्यूडल होते थे, फ्यूडल, वो बहुत ज़्यादा दमनकारी। पर फिर भी होते इस तरह के। एक एग्जांपल बताता हूँ, सुनो। आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सुना है? क्या होता है? हिटलर कहाँ का है, जर्मनी का, अपने आप में डेवलप कंट्री थी। ब्रिटेन के बाद जो दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो वहीं हुआ था, जर्मनी में। अपने आप में सेकेंड नंबर का शक्तिशाली देश था, आज भी है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में घर जाके पढ़ना क्या था, हिटलर कैसे देता था सजा लोगों को। आज भी उसका रखा है उन्होंने। जर्मनी कभी घूमने जाओगे तो देखना, यूट्यूब में मिल जाती चीज़ें, इसके बारे में समझना थोड़ा क्या था। देखो, जो जिस चीज़ से परिचित रहेगा ना उसको वैसा समझ में आता है। हाँ, सामंतवादी व्यवस्था कहाँ थी, यूरोप में, तो उन्होंने वही सिस्टम यहाँ अप्लाई करने का सोचा। डायरकी पढ़ी थी हमने, डायरकी क्या थी, द्वैत शासन, कौन लाया था, रॉबर्ट क्लाइव। वो तभी इंडियन को अमेरिकन जैसा बनाना चाहते, मतलब ब्रिटेन का जैसा बनाना चाहते थे यस। ताकि वो अच्छे से। नहीं, ये बहुत गलत बात है। इस बात की पुष्टि कौन करते हैं पता है, दादा भाई नेहरू जी। उनकी बुक क्या है, पुवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें वो क्या बताते हैं कि अंग्रेजों ने कभी राज नहीं किया हमारे ऊपर, क्योंकि अगर ये राज करते तो ये अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ राज करते हैं। हाँ, यहाँ देखो, अगर तुम ब्रिटेन में जाते हो तो उनके पास अधिकार हैं, उनके पास समानता, सारे अधिकार हैं उनके पास, लेकिन ये लोग हमको कोई अधिकार नहीं देते इंडिया में। गुलाम बना रहे थे। तो उन्होंने कभी तो ये प्रयास नहीं किया कि इसको ब्रिटेन बना दिया जाए। अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो समस्या क्या थी। आज पुल नहीं टूटते। कौन से पुल तोड़ दिए तुम्हारे? अरे नहीं, मतलब इंजीनियर्स पैसे खा के पुल तोड़ रहे हैं, फिर सड़कें भी अच्छी नहीं हैं। कहाँ बनी है? डेवलपमेंट फिल्म देख रहे हो आजकल कोई? देश में कहाँ उतना विकास है जैसा है। खट्टा मीठा में है सब। लोग वरना पैसे खाने के लिए नौकरी लगते हैं। क्या किया जाए फिर, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए? ये मैं तो वैलेंटाइन हूँ। ठीक है, तो देश को राष्ट्र बनाने का जिम्मा किसने उठाया इंडिया में? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या था? आधुनिकता। इसको मिटाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, फिर मैं सारे ऐसे बोलता रहूँगा तो ये क्लियर नहीं हो पाएगी ना, चीज़ें लिखना भी है। कहाँ से मिटाया जाए लेकिन? देखो, पुनर्जागरण का मतलब समझते हो ना, क्या होता है? क्या होता है पुनर्जागरण का मतलब? फिर से जागरण, इसका मतलब पहले सो गए थे कभी, हाँ, पहले जगे थे, फिर सो गए, फिर दोबारा मेरे को जगना पड़ा, दैट इज पुनर्जागरण। एक एग्जांपल समझो, आपने कभी बस में गए हो ना, खूब खाना खाया तुमने, लंबी यात्रा करने माने तुमने कहीं जाना है देहरादून, नहीं तुमने ऋषिकेश उतरना था, तुमने खूब खाना पीना खाया पेट भर के, तुम बैठ गए गाड़ी में। कंडक्टर समझदार उठा देगा कि भाई तेरा स्टॉप है। सुनो तो सही, फिर सुनो तो सही, फिर या तो फिर कंडक्टर आपने परेशान किया, आप बगल वाले में उसमें ऐसे ऐसे कर रहे हो, उसने 2-4 बार तुमको समझाया भी मत कर मेरे को परेशान मत कर। अब क्या होगा? अब तुमने तो खाना खूब खा रखा, तुमको आ जाएगी नींद, अब तुम सो जाओगे। अब तुम गहरी नींद में पड़ गए हो, तुमको पता ही नहीं कि मैं आ कहाँ गया। तुम्हारा स्टेशन था ऋषिकेश, तुम निकल गए उससे थोड़ा आगे।
अब फिर अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारना पड़ेगा, उसको कुछ घटना हो सकती है, अचानक ब्रेक मारा तो तुम्हारा खोपड़ा टकराया आगे सीट पे, ओके। अब सीट पे जब खोपड़ा टकराएगा तो अचानक तुमको क्या होगा, मैं कहाँ गया, फिर तुम पूछोगे बगल वाले से कि मैं कहाँ हूँ। तो यही क्या है, पुनर्जागरण, पुनः जग गए ना आप। ये तो एक अच्छा एग्जाम, कपड़ा टकराने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जो चूक से गया फिर सो गया। नहीं देखो देखो, अब मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर जो मैं खोपड़ा टकरा रहा हूँ ये प्रतीक है। अगर आपने प्रतीक और बिंब पढ़ा हिंदी में, प्रतीक क्या होता है, उपमा और प्रतीक में क्या अंतर होता है, आपको पता है, हिंदी पढ़ते हैं ना सभी लोग हम, उपमा और प्रतीक में क्या अंतर होता है। यस, प्रतीक में ये नहीं बताया जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो ये मेरी प्रतीकात्मक शैली थी, जैसे मेरी भगवत गीता लिखी इसी शैली में। आपकी भगवत गीता है सबकी, मैंने क्या बोला, मेरी बोला, हमारी बोला होगा, मेरी, चलो ठीक है मेरी मान लो, कौन सा तुम मानते हो ये भी तो है। आप लोगों को समझ में आया, प्रतीक और दूसरा क्या बताया मैंने, उपमा। उपमा क्या होता है, उपमेय बताना पड़ता है किसके बारे में, जैसे कि रीतिकालीन कवि हुए बिहारी के बारे में पढ़ना, वो करता सौंदर्य का वर्णन अजीब अजीब सा। और एक है पद्मावती, पढ़ा आपने, रुक गया क्या, पद्मावत के बारे में सुना है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, तो उसमें नागमती का विरह वर्णन आता है, उसमें बहुत खतरनाक ढंग से उसका विरह। दही कोयला भाई कंत स्नेहा, तोला मांस दहा नहीं देहा, ये उपमा हो गई। दही कोयला भी मतलब, कंत माने क्या होता है, कंत पति को कंत कहते हैं, ठीक है, हस्बैंड, उसको कंत कहते हैं। दही कोयला भी कंत स्नेहा, समझ गए, तोला मांस दहा नहीं दिया, पति के विरह में जल जल के क्या हो गई है, वो काली हो गई है, और उसके बॉडी में एक तोला भी मांस नहीं रह गया है, तो ये उपमा हो गई, ठीक है। यहाँ पर बता दिया कि तुलना किससे हो रही है, नागमती से। लेकिन जो मैंने आपसे बात कही कि सिर टकरा गया, यहाँ पे कोई ऐसी बात कही कि किसके बारे में बात हो रही है, तो दैट इज प्रतीक, ये प्रतीक शैली हुई। अब यहाँ पर जो सिर टकराने वाला है, वो जिस पे मेरा सिर टकराया, वो जो बेस था, यहाँ जो मैं सीधी सी बात जिसको मैंने सीट बोला, वो सीट क्या हो सकता है, आधुनिकता। और आधुनिकता आई कैसे, जब हम टकराए किसके साथ, ब्रिटिश सभ्यता से। अगर समझने वाले हो तो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। यस, आप, ये तो मेरा एग्जाम्पल था, आप कोई सा भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ। तो भारतीय पुनर्जागरण समझ में आया क्या था। कभी कभी जो हमारा बंगाल है उसकी तुलना इटली से की जाती है, क्योंकि इटली में ही क्या हुआ था, पुनर्जागरण। वैसे इंडियन जो पुनर्जागरण है वो कहाँ होता है, बंगाल में। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। अब पृष्ठभूमि में हमने आपको कुछ समझाया, पृष्ठभूमि क्या क्या बनाई मैंने, पुनर्जागरण का कारण क्या क्या रीजन था वो नोट कर लो। आपने अभी तक कुछ नहीं लिखा ना, हाँ लिखो, मैं एक पैराग्राफ पहले लिखवाना चाहूँगा। मिस्टर वैलेंटाइन प्लीज राइट, हाँ भारतीय पुनर्जागरण करके हेडिंग डालो, भारतीय पुनर्जागरण। देखो आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, लग भी रहा है तो तुम क्या क्या कर सकते हो, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि 2.5-3 महीने तो लगेंगे मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सही है, या छोड़ दूँ, 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन में भी क्या, अभी बैठो अभी हो जाएगा, आधे घंटे में ख़त्म, आधे नहीं 2.5 घंटा लग जाएगा। इसमें लिखना है क्या लिखा हमने, भारतीय पुनर्जागरण। औपनिवेशिक भारत में, औपनिवेशिक भारत में, औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों ने, ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों ने भारत का व्यापक शोषण किया गया, द्वारा भारत का व्यापक शोषण किया गया, ऐसा ही तो हुआ था ना, हाँ, नीतियों द्वारा भारत का व्यापक शोषण किया गया।
अब चूंकि ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश नीतियां लिखो, ब्रिटिश नीतियों के प्रति विरोध होना लाजमी था। विरोध होना लाजमी था। लाजमी कैसे लिखते हैं? जो में नीचे बिंदा आएगा नहीं आएगा? तो घसीटना पड़ता है वो, लाजमी, जो को घसीटना पड़ेगा। क्या लिखा था? लाजमी था। जब विरोध, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जब विरोध समाज के निम्न वर्ग द्वारा किया गया, तो हम भारत में आद्य राष्ट्रवादी घटनाओं का आविर्भाव देखते हैं। आद्य राष्ट्रवादी घटनाओं का आविर्भाव देखते हैं। एंड व्हाट इज द प्रोटो नेशनलिज्म, वो हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिया है, वहां कुछ नहीं लिखना, बस हिंट दे दिया मैंने। आद्य राष्ट्रवादी क्या लिखा? आविर्भाव हुआ। आविर्भाव क्या हुआ? आविर्भाव हुआ। आविर्भाव क्या चीज है? अरे उत्पन्न होना। ठीक है। वहीं जब विरोध मध्य वर्ग द्वारा किया गया, तो इसकी परिणति ये 19वीं सदी का सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन के रूप में हुआ। उसकी परिणति ये लिख दो पूरा, 19वीं सदी का सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन के रूप में हुई। स्पीड लिखो जरा, स्पीड बहुत कम स्पीड है। हिमांशु भाई तुम वैसे लिखी क्यों रहे हो? कौन सा याद ही हो रहा है? लिखा 19वीं सदी का सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन, यही भारतीय पुनर्जागरण कहलाता है। यही भारतीय पुनर्जागरण कहलाता है। बस मैं इतना ही इसमें लिखवाना चाहता हूँ। बाकी पुनर्जागरण जो लिखा था, अब इसमें लिखेंगे पुनर्जागरण के, ऐसे ना, ऐसे करना, यहाँ पे लिखना पुनर्जागरण, ऐसे बनाना द्वयंगर, एक में लिखना कारण, एक में लिख देना प्रभाव। फटाफट लिखना है इसको, इसमें कुछ पॉइंट लिख देना। कारण वाले में जो जो चीज़ें मैंने अभी बात की थी, क्या क्या किया था? प्राच्यवाद, कारण में लिखना प्राच्यवाद। दूसरा अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में आ जाएगा। नंबर 3 यातायात जो सुविधा लाए थे यहाँ, रेलवे वगैरह, और प्रिंट मीडिया, ये इनकी वजह से आधुनिकता आ जाएगी ना। और प्रभाव में लिखेंगे आधुनिकता का आना, आधुनिकता। और आधुनिकता में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हाँ, व्यक्तिवाद,
व्यक्तिवाद, मानववाद, मानववाद और धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, और क्या हो सकता है, धार्मिक सार्वभौमिकता, धार्मिक सार्वभौमिकता। इन पॉइंट्स को फटाफट नोट कीजिए। सार्वभौमिकता, रीजन एंड इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा, इंडियन रेनेसा। प्राच्यवाद, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, यातायात, प्रिंट मीडिया, ये तो था कारण। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, भारत में आधुनिकता आ जाएगी, और आधुनिकता के लक्षण आपके सामने लिखे मैंने। व्यक्तिवाद का मतलब इंडिविजुअलिज्म, बताया था ना। उदारवाद का प्रभाव सामाजिक स्तर पर क्या पड़ता था, व्यक्तिवाद, दिस इज व्यक्तिवाद। अगला लिखा मानववाद। मानववाद क्या चीज है, मानवतावाद नहीं कह रहा हूं, वहां मानवतावाद मतलब वो जाता है एथिक्स की ओर, मोरल वैल्यू हो जाती है, वो मानवता होनी चाहिए। आदर्शवाद नहीं करते हम कि तेरे अंदर मानवता नहीं है, तूने मेरे को गाली दे दी, हाँ नाम वैलेंटाइन, तो ये मानवता में ये चीज़ें आएंगी, लेकिन ये मानववाद है। मानववाद का मतलब होता है, फिर अब मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी, मुझे फिर वही याद आ रहा है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, 1936 में लिखी उन्होंने। तो कामायनी को अगर मौका मिलेगा फिर देखना, तो उन्होंने इस चीज़ को वहाँ समझा रखा मानववाद क्या है। तो अच्छी भावनाएं होनी चाहिए हमारे। नहीं, ये देखो वो मानवतावाद हो गया। तो ये कौन सा वाद है? मानववाद, मानववाद का मतलब है कि जो ईश्वर है ना, हम मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक होता है दिस वर्ड, एक होता है दैट वर्ड, परलोक इहलोक। परलौकिक सारी विचारधाराओं को तोड़ना, वर्तमान में जीना, व्यक्ति को महत्व देना, ठीक है। अभी तक क्या था, यूरोप में ये सारी विचारधारा पैदा कहाँ हो रही है, यूरोप में। यूरोप में क्या था कि मानव से ऊपर कौन था, गॉड। गॉड ने कह दिया, अगर मान लो कि कोई फूल खिला है तो मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज ब्यूटीफुल, मतलब फ्लावर इज ब्यूटीफुल नहीं कह सकता हूँ, मैं ये कहूँगा कि भगवान ने इसे बड़ा सुंदर बनाया है। ऐसी विचारधारा थी ना वहाँ, मैंने इस पर बात किया था। इस लाइन को पकड़ पा रहे हो? मैं अगर ये कह रहा हूँ ना कि फूल बड़ा सुंदर है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मेरी स्वतंत्रता, मैं स्वतंत्र होकर बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि हाँ, लेकिन इस चीज़ की स्वतंत्रता भी तो हो, ऐसी सरकार तो हो। लेकिन उस समय हमको क्या बोलना पड़ता था रोमन एम्पायर में कि ईश्वर, हाँ ईश्वर की कृपा से ये बड़ा सुंदर है, क्योंकि वहाँ महत्व किसका था, होली रोमन एम्पायर, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था बताई थी, तो चर्च ने जो बोल दिया वो इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे ये हाँ हाँ हाँ, आप उसकी सुंदर, उस मैंने क्या बोला, व्यक्तिवाद नहीं है ना वहाँ पे, क्या है, भगवानवाद। यस, मैं रोज बताते मर चुका हूँ मैं थक गया हूँ इसको बताते। अंधकार का युग क्यों कहते थे वहाँ, जैसे वो इंडिया में आए थे तब उनका क्रिश्चियनिटी बदल गया उनका, उन्हें हाँ फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर दिया इंडिया। नहीं, पहले प्राच्यवाद लाए, यहाँ की सोसाइटी को समझा कि ये लोग कैसे हैं, क्या है। हमको मानते थे ना, क्रिश्चियनिटी को मानते थे। यस, क्रिश्चियनिटी के दम पे तो आज इतना बड़ा यूरोपियन यूनियन खड़ा है भाई। वो क्रिश्चियनिटी ऐसे कहते थे कि तुम भयंकर जहाँ इंडियन देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन निकालो उनके। हाँ कह सकते हो। तो जीसस ने तो ऐसा नहीं बोला होता, ये उनके अपने विचार था। हाँ यस, मैंने पूरा ये चीज़ें बताई थी ना, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ये इसे हिपोक्रेसी कहता है। ये हिपोक्रेसी तो अपने आप इनने पैदा की ना, जो ये पादरी वर्ग था, पादरी, मध्य कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग, तीन ही वर्ग थे वहाँ। ऐसे करके तुम इंडिया में जाओ तो गुलाम बनाना एक पाप तो है, उसका शोषण करना एक बहुत बड़ा। मुझे आज पहली बार पता लग रहा है कि गुलाम बनाना पाप है। मेंटली तो आज आप भी गुलामी, आप मतलब हर एक व्यक्ति यहाँ मेंटली गुलाम नहीं हो। पता नहीं लग रहा ना, पर ऐसा बोलने की चल रहा है। चलो छोड़ो ना इसको, मैं आगे बढ़ा रहा था। मैं क्या बता रहा था, मैं कामायनी बता रहा था आपको, मैं मानववाद समझा रहा था, ठीक है। मानववाद को कामायनी में समझा रखा है उन्होंने। उसमें होता क्या है, एक प्रलय हो जाता है। आपने देखा है कामायनी के बारे में? बस इतना याद होगा कि 1936 में जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, ठीक है। कभी मौका लगेगा उसको देखना, बहुत अच्छा है।
तो उसमें मानववाद को समझा रखा है। जो मनु है ना, एक प्रलय हो जाता है खूब, तो वो अकेला वही बचा रहता है। आपने अगर विष्णु पुराण सुना है, विष्णु पुराण में एक मत्स्य आता है ना, मत्स्य की भगवान ने कौन सा अवतार लिया था, मत्स्य मैंने उस समय बताया भी होगा आपको एंशिएंट इंडिया में। तो मत्स्य अवतार में जो विष्णु भगवान ने एकमात्र जो अकेला मनु था उसको बचा के पर्वत में बैठा दिया है। अब वो अकेला व्यक्ति बचा है और पूरी जो एक दैवीय सभ्यता थी सब समाप्त हो गई है, प्रलय हो गया है। तो वो अकेले बैठ के रो रहा है। उसमें आता है, हिमगिरी की उत्तुंग शिला के शीतल सा एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी वो पोइम को, ठीक है। तो वो पूरा प्रलय को देख रहा है, कोई नहीं है सृष्टि में, सब ऑप्टिमिज्म का उल्टा क्या होगा, आशावाद का उल्टा हम क्या कह सकते हैं, निराशावाद कह सकते हैं, ठीक है। कि हर तरफ क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं रह गया, अब क्या करना है। तो वो इसी द्वंद्व में पूरा दिखाया गया उसको, किसको, मनु को। फिर उसके साथ एक कामायनी रखा है ना इसका नाम, तो कामदेव का नाम सुना होगा, उसकी बेटी होती है कौन, कामायनी। तो कामायनी को उसके सामने लाया जाता है ताकि उनका संबंध बने और आगे सृष्टि चल सके। लेकिन पहले वो क्या करता है, पुरानी विचारधारा, कौन सी वाली, भगवान होते हैं पहले, उस पर सोचते सोचते लास्ट में इस चीज़ को अप्लाई करता है। वहाँ से मानववाद माना। देखो 1936 में लिखी गई है वो कविता, और 1936 के टेन्योर में ही ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तब जोड़ पा रहा हूँ उसको यहाँ। हिंदी साहित्य को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसको हिस्ट्री से लिंक करना होता है। तो कामायनी उसी समय क्यों आई है, समझ रहे हो, क्योंकि मानववाद का गुण आ गया था। तो ये मानववाद वही है, पुनर्जागरण के कारण है। तो धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिकता, इनको तो हम जानते हैं, धर्मनिरपेक्षता हमने ढंग से पढ़ी है। वैज्ञानिकता क्या है हमको पता है। और धार्मिक सार्वभौमिकता का मतलब है केवल अपने धर्म को ही महत्व नहीं देना, विश्व में सभी धर्म हैं और सबका अपना अपना महत्व है। जिसमें हमने परसों एक चीज़ समझी थी, क्या, कल्चरल रिलेटिविज्म। अगर आपने ध्यान दिया, 3 चीज़ें बताई थी मैंने, एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म। तो ये कल्चरल रिलेटिविज्म को जस्टिफाई करने वाली चीज़ है। ओके, अब देखो एक चीज़ मैंने लिखी है, प्रभाव बनाम प्रतिरोध। इसको थोड़ा समझना है, फिर हम इस लिंक को नेक्स्ट क्लास में खींचेंगे। प्रभाव बनाम प्रतिरोध का मतलब है, देखो भारतीय जो पुनर्जागरण हुआ है वो हुआ कैसे, मैंने आपको बताया अभी। जब हमारा संकर्षण किसके साथ हुआ है, यूरोपियंस के साथ, यूरोपीय सभ्यता के साथ भारतीय सभ्यता का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। कैसे भी हो सकता है ना संबंध, व्यापार से संबंध बने थे, है ना, पुर्तगाली व्यापार से आए थे, व्यापार से लेकर फिर यहाँ पे विवाह तक के संबंध बनने लगे, हमने देखे। तो इन संबंधों का हमारे संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा और हमने उसको कैसे प्रतिरोध किया, इन दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है। कैसे है, देखो शुरुआती फेज में हमको इन्होंने हमको क्या सिखाई, इंग्लिश सिखाई, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी भी हमने पढ़ ली। तो सबको एक ऐसा स्तर पैदा कर दिया जो इंग्लिश को जानता है। तो ये सारे संपर्क में आए किसके, ब्रिटिश सभ्यता के। इंग्लिश सीखेंगे तो अंग्रेज उनको मौका देंगे, वहाँ ब्रिटेन में गए, वहाँ की सभ्यता को वो लोग समझे। तो इन्होंने जो प्रभाव पड़ा, तो हमारे यहाँ की जो गंदगियाँ थी, गंदगियाँ कहना सही नहीं है, जो कुप्रथाएं थी, सीधी सी बात, कुप्रथाएं, सती प्रथा आपका, दूसरा जातिवाद, ये सारी समस्याएं थी ना। इस पर आगे ये लोग काम करेंगे, कौन, ये राजा राममोहन राय, ये सारे वही काम तो करेंगे। तो इनको ये सारी प्रेरणाएं कहाँ से मिलेंगी, ये प्रभाव हो गया ब्रिटिश सभ्यता के साथ रहने का सकारात्मक प्रभाव ये रहा। लेकिन बाद में जब उसने ध्यान से समझा कि जो ब्रिटिश हैं या फिर जितने भी यूरोपियंस हैं, उनमें एक वो नस्लवाद समझते हैं, नस्लवाद, रंग भेद, जो अमेरिका में आज भी चलता है। यस, तो इनकी जो नस्ली स्तर पर जो वो करने के है, मतलब अहंकार है इनका, जो नस्ली अहंकार कहते हैं इसको, तो नस्ली अहंकार ठीक नहीं है। मतलब वो अपने को ही सुपीरियर बताते थे और सारी हमारी सभ्यताओं को क्या बताते थे, तुम गलत हो, गलत हो। अब तुम खुद सोचो ना, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है। जैसे 2 पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स, जैसे एक बच्चे के माँ बाप यहाँ पे, एक बच्चे के माँ बाप यहाँ पे हैं। अब इस बच्चे के माँ बाप रोज़ इसके माँ बाप से कहेंगे कि मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, ये है, उसकी अच्छाइयाँ बताएंगे रोज़, और ये बोलेंगे कि तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उसके माँ बाप क्या करेंगे, गुस्सा आएगा ना उनको, तो वो क्या करने का प्रयास करेंगे, उसकी भी अच्छाइयाँ निकालना शुरू कर देंगे, चाहे कुछ भी अच्छाई हो उसमें। तो इसलिए हमने क्या दिया, देखो प्राच्यवाद को बल दिया। वो प्राच्यवाद अपने लिए लेके आए थे ना ये लोग, लेकिन उसका प्रभाव हमारे यहाँ पड़ गया। क्लियर।
बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट देखो। दूसरा देखो, अंग्रेजी शिक्षा वो अपने फायदे के लिए लेके आए थे, लेकिन उसने यहाँ क्या पैदा कर दिया, आधुनिकता। इन सारी चीज़ों को ऐसे जोड़ना है तब बताया, ठीक है। तो ये प्रभाव और प्रतिरोध समझ में आया। प्रभाव कैसे है, हमने यूरोपीय सभ्यता से कुछ चीज़ें अडेप्ट करी जिसकी वजह से हमने अपना समाज सुधार किया, ये हो गया प्रभाव। और प्रतिरोध क्या किया हमने, उनकी जो नस्ली अहंकार है, जो वो कहते थे कि हम सबसे सुपीरियर हैं, वो सबको तोड़ना शुरू कर दिया। ये सर हमने अंग्रेजों से सीखा ये ब्राह्मण समाज, ये प्रार्थना समाज। यस यस, अंग्रेजों के देखो यहाँ मैंने एंगल बना रखा है, रुको, एक्सक्यूज मी प्लीज़ 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। देखो मैंने लिखा है ना, पाश्चात्यवादी प्रेरणा से। पाश्चात्यवादी वही है, पाश्चात्यवादी मतलब पाश्चात्य कौन हुए, यूरोपियंस। आपको अगर ये शब्द से कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यूरोपीय लिख सकते हो अपने सुविधा के लिए, ठीक है। तो हमने जो यूरोपियों से प्रभावित होकर जो आंदोलन किए, वो एक ही आंदोलन दिखता है, इंडिया में, कौन, यंग बंगाल आंदोलन। इसलिए थोड़े टाइम के लिए, केवल 2-3 महीने के लिए रहता है, फिर ये बंद हो जाता है। इसका मैं बताऊंगा क्यों बंद हुआ। देखो पाश्चात्यवाद परंपरावाद दोनों का एक साथ, मतलब इसमें हमारे भारतीय विचारधारा भी आएगी और यूरोपीय विचारधारा भी आएगी, इन दोनों का एक साथ मिश्रण से जो आएगा। तो ये अब आपने बोला ना कि ब्रह्म सभा की जो मैंने बात करी, ये केवल यूरोपीय विचारधारा से प्रेरित नहीं है, यूरोपीय विचारधारा से इस स्तर पर प्रेरित है कि अब अगर आपको पता है ब्रह्म सभा का उद्देश्य क्या था, आप लोगों को पता है, 2 उद्देश्य थे इसके। पहला क्या था, जो हमारे धर्म में आडंबर्स हैं इनको बंद करना है, हिपोक्रेसी लॉक करनी है। दूसरा था एकेश्वरवाद को पैदा करना। ओके, तो ये क्या था, ये यूरोप से प्रेरित हो गया। ओके, ये तो यूरोप से प्रेरित है, लेकिन उसके बाद इन्होंने इसको कौन से माध्यम से आगे बढ़ाया, धर्म के माध्यम से तो आगे बढ़ाया, तभी तो ब्रह्म सभा। ब्रह्म कौन होते हैं, ब्राह्मण लोग, तो इसमें ज़्यादातर हमको ब्राह्मण लोग दिखे, तो मेथड वही रहेगा, कौन, इंडियंस, लेकिन प्रभाव किसका रहेगा, ब्रिटिश। ऐसा कुप्रथाएं हो रही तो उस समय ब्राह्मणों ने रोका नहीं कि मत करो ऐसे, किया चलने दो। इस पर आएंगे, देखो आपका टॉपिक ना थोड़ा ज़्यादा, आऊँगा इस पर। हाँ हाँ हाँ, ना ना, प्रतिरोध का मतलब है उनको ज़्यादा भाव नहीं देना, अच्छी चीज़ों का समावेशन प्रभाव हो गया। यस, और प्रतिरोध का मतलब है कि इनको ज़्यादा मुंह नहीं लगाना है, और किस बिंदु पर मुंह नहीं लगाना है वो यहाँ पे मैंने बता दिया, नस्लवाद, या फिर जहाँ पर धर्म की बात आती है, वो कहते थे ना कि क्रिश्चियनिटी सुपीरियर है। इसमें एक बिंदु और लिखना भूल गया था, वो जो धर्म प्रचार के लिए करते थे ना, ईसाई वाला क्या होता है, ईसाई धर्म प्रचार, धर्म, यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, धर्म प्रचार, ईसाई धर्म का प्रसार। उन्होंने ईसाइयत को फैलाने का, अरे 1813 का चार्टर पढ़ा था, उसमें ईसाई धर्म को प्रचार के लिए इन्होंने एंट्री दे दी थी, तो उसका प्रभाव बाय डिफॉल्ट यहाँ सब धर्म सुधार में आएगा। तो ये मूवी समझ में आई आपको, क्या था, देखो यहाँ पे लिखा ना, आंदोलन के स्वरूप, आंदोलन का स्वरूप कौन वो कर रहा है, ये प्रभाव और प्रतिरोध, ठीक है। प्रभाव मतलब सकारात्मक, जो चीज़ हम एडेप्ट करेंगे ब्रिटिश से, और जो चीज़ हमको नहीं चाहिए, छन्नी लगा दी ना, जो चीज़ हमको लग रहा है कि काम की नहीं, हमने उनको फेंक दिया। तो हमने पाश्चात्यवादी प्रेरणा से, जो केवल ब्रिटिश विचारधारा से प्रेरित था, वो था यंग बंगाल आंदोलन। फिर मैंने बताया कि जिसमें दोनों एक साथ काम करेंगे, दोनों विचारधाराएं। तीसरा देखो पुनरुत्थानवादी या परंपरावादी, इसमें केवल वो वाली विचारधारा आएंगी जो केवल इंडियंस की होगी। जैसे आपने सुना होगा आर्य समाज में ये दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था, वेदों की ओर लौटो, है ना, और इन्होंने शुद्ध आंदोलन चलवाया था, सब बताऊंगा मैं वहाँ पे। तो ये सारी विचारधाराएं कैसी हैं, जो कट्टरतावादी हैं। अब यहाँ पे पश्चिमी विचारधारा का कोई काम नहीं है, बस सुधार हो रहा है, लेकिन हमारे घर की सूत्रों से। यस, अभी तक यहाँ पर दोनों सूत्र यूज कर रहे हो, दोनों फॉर्मूला यूज हो रहा है, इंडिया का भी यूरोप का भी, उसमें केवल इंडिया का और इसमें केवल यूरोप का। तो तब मैंने एक चेन बना के तुमको ये दिया। अगर वैसे फैला के पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता ना कि ये क्या है, तो ये चेन बनाना जरूरी होता है। अब यहाँ पर मैं यंग बंगाल आंदोलन को आज पढ़ता हूँ, फिर इसको मैं खत्म कर दूंगा, बाकी हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में हो जाएगा, लगभग हो जाना चाहिए ये, नहीं ये भी है तो 2 क्लास लग जाएगा ना। यंग बंगाल आंदोलन हेडिंग डालना फटाफट। पाश्चात्यवादी प्रेरणा से, देखो ऐसे ही चलेगा ना हेडिंग, आपने कॉपी में हेडिंग बना रखी है, इस हेडिंग का ये, और यहाँ पर हमने लिखना है, अपनी कॉपी में बना लेना। हाँ हाँ, ये
अब इसके बारे में पढ़ना हमने, किसके बारे में, यंग मंगल आंदोलन के बारे में, ठीक है। अगर वहाँ पर जगह है तो आप बना लो, लेकिन इनके लिए आपको जगह नहीं मिल पाएगी, इनके बारे में डिटेल में करना ना थोड़ा चीज़ें। तो यंग मंगल आंदोलन कहाँ शुरू होता है, हमारा बंगाल में, जैसा कि लिखा है। हेनरी डेरेजियो का नाम सुना होगा आपने, हेनरी डेरेजियो, ये डच मूल का था। राजा राम मोहन राय ने एक स्कूल खोला था, उसका नाम क्या था, हिंदू 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 कॉलेज नहीं था, हिंदू कॉलेज कहाँ था, राजा राम मोहन राय ने 2 कॉलेज बनाए थे, कौन कौन से थे, एक तो हिंदू कॉलेज था और दूसरा एक 1817 में बनाते हैं वो, और एक 1825 में। क्या कह रहे हो, सबसे पहला कॉलेज क्या बोला, कम सुनाई दे रहा, लाउडली बोलना है। हाँ, कौन सा था भाई साहब, पहला कॉलेज कौन सा खुला था, ये HNB ना, ये आप बोल रहे हैं, ना मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता सर। हाँ तो क्या पता है, HNB भी तो हो सकता है, HNB कहाँ से होगा सर, खुद लगाओ। क्यों नहीं हो सकता, उत्तराखंड का नहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता सर, पढ़ा आपने। एक कॉलेज और कौन सा था इसका, याद आ रहा है कुछ, मैं खुद भूल गया हूँ तभी तो पूछ रहा हूँ। एक कॉलेज और था ना इनका, एक तो 1817 में है और दूसरा 1800 ये, चलो घर जाके देख लेना, 1825 वाला। ये 1817 में जो हिंदू कॉलेज खोलते हैं, इसमें प्रोफेसर था ये हेनरी डेरेजियो, ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक। ये साहित्य का था, इसे भारत का पहला राष्ट्रवादी वो भी बोलते हैं कवि, देखो ये भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि है, कौन, हेनरी डेरेजियो, भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है इसको, ठीक। लिख लिया, देखो ये जो अपना हेनरी डेरेजियो है, ये प्रोफेसर है, देखो तो वहाँ कॉलेज के सारे बच्चे थे, इसने सारे बंगाल के युवाओं को क्या कर दिया, एकत्रित किया और एक आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन था क्यों, जो बंगाल में व्याप्त कुप्रथाएं थी उन्हीं के लिए आ रहा था सारा, लेकिन इसने एक ऐसा रुख अपनाया, मतलब एक ऐसा मेथड अपनाया जिसकी वजह से ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। इन्होंने क्या गलती कर दी, देखो आपको अगर पता है तो बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण वहाँ काली माता होती है ना, जय काली, कहाँ की, कलकत्ते वाली। तो इन्होंने क्या कर दिया, मैडम काली बोलना शुरू कर दिया, उसका महत्व खत्म करने के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि देखो विचारधारा कहाँ की है, पाश्चात्य वाली, और वहाँ पर विचारधारा कैसी चलती है, सेकुलरिज्म, या फिर वो मानते ही नहीं है ना, ज़्यादा एथिस्ट लोग होते हैं, ज़्यादा भगवान पे ज़्यादा, हम लोगों का तो सेंटिमेंट जुड़ा रहता है। दूसरा शराब पीना, तीसरा गोमांस का भक्षण करना, खुलेआम शराब पीना, खुलेआम गोमांस का भक्षण करना, काली माता को गाली देना, उसको अपमान सूचक शब्द बोलना, तो ये सारी क्या चीज़ें बन गई, इसने अपने लिए गड्ढा खोद दिया, सारे व्यक्तियों को गाँव वालों ने ही पीट पीट के मार दिया। तो ज़्यादा नहीं चल पाया, 2-3 महीने से ज़्यादा ये नहीं चल पाया, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट था तो करना। तो सोचो थोड़े अनएजुकेटेड हैं, थोड़ा स्टाइल के साथ बोलेंगे, पर ये भूल गए कि इनके साइंस। अब ये आज भी है ना इंडिया में, थोड़ा सा आदमी अगर पढ़ा लिखा बन जाता है तो वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करना शुरू कर देता है। जिस सभ्यता से हम आते हैं वहीं हम क्या करने लग जाते हैं, ये संस्कृति बेकार है। आपने देखा हो ना आज की डेट में उसी को पढ़ा लिखा घोषित किया जाता है जो ये सिद्ध करे कि हमारा समाज बेकार है, या फिर हम जितने भी नॉर्म्स या फिर जितनी भी एक्टिविटी फॉलो करते हैं इन सब में क्या है, गंदगी है। तो ये विचारधारा देख रहे हो कौन पैदा करके, अंग्रेज, ये सब औपनिवेशिक विचारधारा है, इससे बचना होता है ना हमको। तो हेनरी डेरेजियो आपका नाम हो गया, याद है एग्जाम में यंग मंगल आंदोलन का। फेल क्यों हुआ वो भी लिख लेंगे, क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अनैतिक कृत्य करना शुरू कर दिया था हमारी भारतीय समाज के लिए, जैसे मदिरा पान करना पब्लिक डोमेन में। नहीं मतलब मदिरा पहन के भारत में, यस, मतलब कि बंगाल में उस टाइम पे। अरे यार धर्म के साथ हमारा जुड़ा हुआ चीज़ है ना, सेंटिमेंट है, काली माता है मेरी,
तो काली माता को मैडम काली करके बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, अपमान सूचक शब्द और भी बहुत सारी चीज़ें बोली, वो बोलना अच्छा नहीं है, तो मैडम काली करके। दूसरा गोमांस का भक्षण किया जाना, ये बता दिया मैंने। और तीसरा पब्लिक डोमेन में ड्रिंकिंग करना, जबकि वहाँ पर ड्रिंकिंग चलती नहीं थी पहले। हाँ, खुलेआम कहीं पे भी, ताकि शराब से क्या हो, मोह भंग हो जाए, मतलब शराब एक आम चलन हो जाए। चलन तो समझते हैं, ट्रेंड बन जाए, मतलब ट्रेंड हम ही लोग तो बनाते हैं, हम ही लोग तो ट्रेंड बनाते हैं, तो वही ट्रेंड उन्होंने बना, ये तो सोचते हैं कोई भी शब्द को यूज करना हम ट्रेंड में नहीं ले आते हैं। अच्छा, वो चल रहा है कि भारतीय दिन दहाड़े शराब पी। यस, तभी तो उनकी देखो शराब की सभ्यता कहाँ की है, यूरोप की। यही जब हम एथिक्स में जब मैं क्लास लेता हूँ तो वहाँ आती है चीज़ें, एथिक्स में पढ़ते हैं ना इन चीज़ों को। क्या सर ब्रिटेन में अभी भी दिन दहाड़े शराब चलती है, फिर भी लोग तरक्की कर रहे हैं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी ना, मैंने आपको वो बताया था जैनिज्म का अनेकांतवाद, है ध्यान? हम सभी जने थे क्लास में, तुम नहीं थे, बताओ क्या था? ये शराब से याद आया, जैनिज्म पढ़ा था, जैन धर्म, जैन धर्म में अनेकांतवाद या शादवाद पढ़ा था, क्या था वो? इसका मतलब पीछे का सब शून्य चल रहा है मामला, यही इतना ज़्यादा हो जा रहा है भले। अच्छा, मैं अभी देखो, मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा हूँ, ठीक? अगर मैं अचानक तुमको यहाँ से उठा के एंशियंट इंडिया में ले जाऊँ तो क्या आप कंफर्टेबल हो? अब नहीं हो ना, ये क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया होगा। तुमको तो अमेरिका भी ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? याद करना था ना, चलो तुमको याद हो रहा नहीं हो रहा, मुझे तो हो रहा है। मेरा पेपर तो अच्छा जाए। मेरे से पूछ सकते हो, मुझे याद है एंशिएंट इंडिया और ये वाला। देखो ना, अगर टीचर और स्टूडेंट वाली फीलिंग से पढ़ेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये मान के चलो कि मैं भी तो एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तुम्हारी तो पढ़ ही रहा हूँ, तो तुम डिस्कशन किया करो ना, पूछो क्या नहीं आ रहा है, मैं पूछता हूँ बता मेरे को। अभी मैंने पूछा ना जैनिज्म के शादवाद, बता क्या था, तुम बताओ। हाँ 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 बताओ, आई एम वेरी क्यूरियस यार, कोई तो बोले। हाँ, सत्य एब्सोल्यूट नहीं होता है, इस बात को पकड़ लिया तुमने, सत्य एब्सोल्यूट नहीं होता है। तुम इस बात को प्रूव करना चाहता हूँ कि शराब वाला जो मामला आया था, दारू यूरोप में देखो बैन नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी उसको वैलिड करती है। एग्जाम्पल बताया होगा मैंने, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है। तुम अभी सियाचिन चले जाओ ना, सियाचिन में आर्मी वाले अगर दारू नहीं पियेंगे ना, उनका जीना वहाँ पर, उनका आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगी, ये हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उनको अपनी आर्टरीज को कंटिन्यूस बनाने के लिए ड्रिंक करना पड़ेगा। सत्य एब्सोल्यूट नहीं होता है, जैनिज्म कहता है। एब्सोल्यूट मतलब, यस, एब्सोल्यूट मतलब फिर उसको काटा नहीं जा सकता है। जैसे पाई की वैल्यू 22/7, दिस इज एब्सोल्यूट, आप उसमें कोई चेंज कर सकते हो? करना भी नहीं चाहिए। सही बात है। लॉ ऑफ ग्रेविटी में कोई चेंज कर सकते हो? करके देख लो, नीचे ही आओगे। तो करने क्यों है जब पता है? हाँ तो प्रूफ है तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो लेकिन जैनिज्म कहता है कि ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी भी हर जगह पर अलग अलग स्टैंडर्ड से काम करती है, तो एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ भी नहीं है, ये कहता है वो। तो शराब पीना भी हमारे लिए गलत हो सकता है, इंडिया में अनैतिक है वो चीज़, लेकिन वो यूरोप में अनैतिक नहीं है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी वैसी है। अब आपने देखा होगा, कुरान पढ़ते हैं, कुरान किसका है? मोहम्मदन्स का एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट है। उसमें ये जो हमारी शराब होती है, इसको वो मान रखा है क्या, नापाक है ना, मतलब हराम कहते हैं उसको। हराम मतलब जो जिस पर हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डेजर्ट एरिया है, ठीक है, अगर डेजर्ट एरिया में शराब पियेंगे तो क्या परेशानी होगी, समझ रहे हो? बॉडी बहुत जल्दी मर जाएगा आदमी, तो इसलिए उस चीज़ को क्या कर दिया उन्होंने, बैन कर दिया। अब इंडिया में देखो, इंडिया में की अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो इंडिया अपने आप में क्या सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ शराब भी अलाव है और नहीं भी पी सकते। उत्तर भारत में बैन है, दक्षिण भारत में बैन नहीं है। दक्षिण भारत में तो मीट सब चलता है, ब्राह्मणों का भी चलता है, तो वो सारा अगर आपने ज्योग्राफी समझी तो ये चीज़ समझ में आएंगी। बहरहाल हम इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे
पाश्चात्यवादी, ये पूरा इनके बारे में देखना है। ठीक, कल हमारी क्या क्लास चलनी है? हाँ, पॉलिटी का क्वेश्चन आपने जो मैंने आपको दिया था, आपने किया उसका थोड़ा कुछ है, बना दिया? कंक्लूजन भैया बताएंगे, बताओ तो जरा कंक्लूजन बताओ इनको। कंक्लूजन बताओ इनको।